नमस्कार, मेरा नाम यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। भिलाई टाइम्स का एनालिसिस, भिलाई टाइम्स का एग्जिट पोल एक बार फिर से सही साबित हुआ। नगर निगम चुनाव के बाद भिलाई टाइम्स ने विधानसभा चुनाव को लेकर, खैरागढ़ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर एनालिसिस किया था और एग्जिट पोल जारी किया था आज से महज कुछ दिन पहले, जिस दिन इलेक्शन था। हमारा एग्जिट पोल सही साबित हो। कांग्रेस की प्रत्याशी यशोदा वर्मा, कांग्रेस वहाँ पे चुनाव जीत चुकी है 20,000 से ज़्यादा वोटों पर। जैसा कि कहा था कि हमने भी कहा था कि लगभग जो आंकड़ा होगा जीत का अंतर, आलोक जी मेरे साथ बैठे हुए हैं, हरिभूमि के ब्यूरो चीफ है भिलाई के और राजनांदगांव के काफ़ी दिग्गज पत्रकार भी हैं। उन्होंने कहा था कि 20,000 के आसपास वोटों का आंकड़ा जा सकता है और 20,000 वोट मिले भी, जीत का अंतर रहा है। बात करेंगे कि इस जीत और हार के पीछे, कांग्रेस की जीत और बीजेपी की हार के पीछे का एनालिसिस क्या कुछ है। गहराई पर जाकर बात करेंगे कि कांग्रेस इतने भारी मतों से क्यों जीती और कोमल जंगेल लगातार तीसरी बार क्यों हार गए कोमल जंगेल, पहले उस पर बात कर लेते हैं। यशवंत जी, खैरागढ़ उपचुनाव की घोषणा होते ही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत स्पष्ट नहीं थी। पांचवी बार वहां भाजपा का प्रत्याशी रिपीट किया गया। 2 बार पहले हार चुके थे, वो हार के हैट्रिक इस समय बनाए हैं। वहां बाकी दावेदारों को दरकिनार कर केवल जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखकर कोमल जंगेल को उम्मीदवार बनाया गया था। कांग्रेस ने भी लोधी समाज से ही प्रत्याशी दिया, महिला कैंडिडेट यशोदा वर्मा को मैदान में उतारा और कांग्रेस ये समझ गई थी कि अगर यहाँ कोई गेम चेंजर इशू अगर नहीं देंगे तो परिणाम पार्टी के पक्ष में नहीं आएगा। और कोमल जंगेल के खिलाफ महिला कैंडिडेट चूँकि उतारे थे, इसलिए वहाँ कांग्रेस के सामने केवल खैरागढ़, सालेवारा और गंडई को जिला बनाने की घोषणा के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं था। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 16 तारीख को रिजल्ट दो और 17 को जिला लो। 24 घंटे में रिजल्ट, 24 घंटे में जिला बनाने की घोषणा करके मास्टर स्ट्रोक चला और वो गेम चेंजर साबित हुआ। आज परिणाम सामने है। हम लोग पहले भी इसकी चर्चा किए थे कि जिले का वातावरण वहाँ बन चुका है और लोग जिले के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। आज जनमत भी उसी के पक्ष में है और लोगों ने दिल खोल कर मतदान किया है कांग्रेस के पक्ष में। अब कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि 29 बिंदु में जो घोषणा पत्र में बात कही गई थी, सालेवारा को तहसील बनाना है, देवरत बाबा की वहाँ बड़ी प्रतिमा लगाना है, जालबांधा के लिए बहुत सारी घोषणाएं हुई, एजुकेशन को लेकर के हुआ, रोजगार को लेकर के बात हुई। अब कांग्रेस के लिए चुनौती ये है कि जन आकांक्षाओं को कैसे पूरा करेंगे। कल जिला बनेगा कि क्या कुछ होगा? कल जैसे अनाउंसमेंट करेंगे? नहीं, जिला बनने की बहुत लंबी प्रक्रिया है। मेरा ख्याल है कि कल भूपेश बघेल जी या देर रात तक आज इसकी घोषणा करेंगे कि 33वां जिला होगा छत्तीसगढ़ का। बहुत छोटा जिला होगा, 290 पोलिंग बूथ है वहाँ पर, 293 और काफ़ी फैला हुआ क्षेत्र है। सालेवारा और बकरगट्टा के लोगों को तो 60, 70, 80 किलोमीटर की यात्रा करके राजनांदगांव अपने काम के लिए आना पड़ता था। तो एक बड़ी सुविधा जिले के रूप में लोगों, वहाँ के निवासियों को मिलेगी और जिला 56 डिपार्ट वहाँ शिफ्ट होंगे। ये बड़ी बात है। और खैरागढ़ में टीआई बैठते हैं, वो वहाँ पे एसपी बैठेंगे, अभी वहाँ पे बीएमओ बैठते हैं, वहाँ पे सीएमएचओ बैठेंगे। बड़ी बात है जिला बनना अपने आप में और विकास की एक नई शुरुआत खैरागढ़ के लोग, उस क्षेत्र के लोग देखेंगे और पूरे खैरागढ़ के लोगों को इसके लिए बधाई। कांग्रेस के लिए जहाँ जहाँ गड्ढा था वो सब गड्ढे पाट कर आज जीत हासिल की है। जो गंडई कांग्रेस के पास में कभी नहीं था, वो गंडई आज जीत लिए। छुई खदान में भी ठीक ठाक वोट से जीते हैं, मतलब टक्कर तो थी वहाँ पे, लेकिन जीत गए। सालेवारा कांग्रेस जीत गई है वहाँ पे। कांग्रेस ने बड़े रणनीति के तहत चुनाव लड़ा। अपने सारे मंत्रियों को, विधायकों को, बड़े कार्यकर्ताओं को एक एक बूथ में तैनात किया था और एक एक बूथ की समीक्षा करके किन बूथों पे पिछला 2018 का चुनाव हारे हैं, एक एक बूथ की समीक्षा करके एक एक आदमी, मतलब एक आदमी के पीछे 2-2, 3-3 लोग ऑब्जर्वर के तौर पे थे और रिजल्ट बिल्कुल इसी उनके अनुकूल आया। बूथ को एक एक विधायक की जिम्मेदारी भी दी गई। एक एक विधायक लोग को वहाँ सुबह सुलभ शौचालय में नहा रहे थे। स्थिति ये थी, मतलब होटल में रूम नहीं, छोटी सी जगह है, खैरागढ़ है ना, तो वहाँ कोई रहने ठहरने की व्यवस्था नहीं थी। विधायकों ने, मंत्रियों ने और कार्यकर्ताओं ने जम के पसीना बहाया, जिसका परिणाम है आज की 20,000 से ऊपर का रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में है। आज से 20 दिन पहले कांग्रेस के पास संगठन भी वहाँ पे नहीं था। चूँकि जुगी कांग्रेस वहाँ पे जीती हुई थी, देवराज सिंह जीते हुए थे, तो पूरा संगठन जो कांग्रेस का था खेमा, वो लगभग कहीं ना कहीं देवराज सिंह जी के पास में थे, संगठन के लोग थे वहाँ पे। तो कांग्रेस के पास एक बड़ा चैलेंज था कि वहाँ पे जाके संगठन को मजबूत बनाना, बूथ में लोग बैठाने के लिए आदमी इकट्ठा करना, ये एक चैलेंज तो रहा होगा। हाँ, देवराज जी के निधन के बाद कांग्रेस, देवराज के चुनाव जीतने के बाद
वहाँ कांग्रेस को देवव्रत ही चला रहे थे एक तरीके से, क्योंकि उनका मन कांग्रेस में था और जोगी जी के निधन के बाद वो एक तरीके से कांग्रेस में शामिल होने के लिए काफ़ी प्रयास भी किया था। और मेरा ख्याल है कि अगर उनका निधन नहीं होता तो विधानसभा में एक प्रस्ताव भी आने वाला था कि हमको अलग दल का दर्जा दे दें ताकि हम कांग्रेस में इसका विलय कर सकें। तो ये सब सारी चीज़ें थी और देवव्रत से जुड़े तमाम लोग कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता देवव्रत के साथ थे वो सारे लोग इसमें शामिल हो गए थे। और संगठन को तो जो गिरीश देवांगन जी जैसे हैं, रविंद्र चौबे खुद लगी विधानसभा है साझा, ताम्रध्वज साहू और देवेंद्र यादव, मतलब सारे लोग मिलकर वहाँ बहुत जी तोड़ मेहनत किए। इनको 20 वार्डों की जिम्मेदारी मिली थी आई थिंक, जहाँ तक खैरागढ़ की निकाय क्षेत्र है वहाँ की जिम्मेदारी थी, और साथ में संगठन में उन लोगों को काम करने के लिए उनको दिया गया था कि भैया आप ये इनको पूरा काम करना है, किसको साधना है। हेमंत शर्मा एक बड़ा नाम था, उनको लेकर आए। इसके अलावा छुईविधान से कुछ पार्षद लेकर भी आए थे वो। देवेंद्र ने वहाँ बड़ा काम ये किया कि छुईविधान में 93-94 जो उपचुनाव हुआ था जिसमें हेमंत शर्मा भाजपा के प्रत्याशी थे और जिला पंचायत के मेंबर भी रहे, वो काफ़ी दिनों से भाजपा से उपेक्षित थे और छुईविधान के लिहाज से बड़ा नाम था। देवेंद्र ने हेमंत शर्मा चुनाव लड़े थे, हाँ 95 में चुनाव लड़ा था, देवव्रत के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तब से मतलब उसके अलावा हेमंत शर्मा का अपना वजूद है वहाँ पर। तो देवेंद्र यादव की टीम ने पहले हेमंत शर्मा को साधा, फिर खैरागढ़ के 2 पार्षदों को भाजपा से कांग्रेस में लेके आए। इसके अलावा समाज के प्रमुख लोगों से भी लगातार सतत संपर्क में रहे, जिसका परिणाम आज ये देखने को देख पा रहा था कि हम लगातार जब भी जाते थे तो कभी छुईविधान कभी गंडई बैठ के और देर रात तक लेते रहे, वो घर भी नहीं आए थे उस बीच में, तो एक रीज़न था। इसके अलावा 20 जो वार्ड है खैरागढ़ की निकाय के, वहाँ पे मेयर नीरज पाल की ड्यूटी लगी थी, उनके बड़े भाई धर्मेंद्र यादव की ड्यूटी लगी हुई थी, मुकेश चंद्राकर वो बड़े बाबू की तरह बैठ के लिखा पढ़ी करते थे। भिलाई के कांग्रेस जनों का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि भूपेश बघेल खुद भिलाई 3 से हैं, इसलिए भिलाई के नेताओं पर ज़्यादा भरोसा किया। रविंद्र चौबे का जुड़ाव भी भिलाई से रहा है, इसलिए भिलाई के लोगों की बड़ी भूमिका रही वहाँ पर। ये इस जीत में भिलाई का बड़ा योगदान है। कोमल जंगिल का कैरियर अब क्या होगा? लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं विधानसभा, कांग्रेस बीजेपी के पास वहाँ पे अब कोई चेहरा बचेगा? हार और जीत किसी के करियर पे बड़ा वो नहीं होता है, क्योंकि डॉक्टर रमन सिंह को 17,000 से विधानसभा हारे है ना। मोतीलाल जी वोरा के खिलाफ लोकसभा में भाजपा को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा था, तो रमन सिंह को प्रत्याशी बनाया गया। उस चुनाव में अटल जी की लहर चली और डॉक्टर रमन सिंह चुनाव जीत गए। इसलिए हार जीत से किसी के भाग्य का कोई फैसला नहीं होता है। पर खैरागढ़ में विक्रांत सिंह हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, अपना सौरभ कोठारी हैं, उनके पिताजी वहाँ खैरागढ़ में बहुत बड़े नाम थे, भारतीय जनता कोमल कोठारी जी जो रश्मि देवी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ते थे। तो बहुत सारे लोग हैं। आज कॉन्फिडेंस भी नज़र आया कोमल जंगिल के चेहरे पर। उनका कहना है कि भैया मैं तो कल से भिड़ जाऊंगा, 2023 के लिए भी तैयारी करूंगा, मैं कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी झुकता नहीं है, ये उनका डायलॉग था। और कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे थे, उनके चेहरे में कोई वो नहीं थी, मायूसी नहीं थी, कोई एक टेंशन नहीं था कि मैं हार गया हूँ, लगातार 3री बार हारे हैं। नहीं, कोमल जंगिल एक्चुअल में कोमल जंगिल चुनाव नहीं हारे हैं। जिले का एक बड़ा इशू वहाँ पर कांग्रेस ने तैयार किया और जिले को लेकर के वहाँ आम नागरिकों में बड़ा उत्साह था। कोमल जंगिल वहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ हारी भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई रणनीति नहीं था। लोकल जो छत्तीसगढ़ की लीडरशिप है, चाहे वो डॉक्टर रमन सिंह हो, धर्मलाल कौशिक हो, विष्णुदेव साय हो, आपकी कोई रणनीति तो होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। कोई रणनीति नहीं। मतलब प्रदेश की जो प्रभारी हैं पुंदेश्वरी जी, वो एक दिन खैरागढ़ में झांकने की जरूरत नहीं समझी। आप बस्तर जाती बड़ी बड़ी बात करती हैं, लेकिन खैरागढ़ को देखने का आपके पास समय नहीं था। कांग्रेस के नेता PL पूनिया वहाँ पे जाके घोषणा पत्र जारी करते हैं बैठकर। जी, आप गंभीर नहीं थे चुनाव को लेकर के। वो तो निमंत्रण दिए थे, शिवराज सिंह चौहान जी बगल में थे, आ गए। प्रहलाद पटेल का जुड़ाव है ना, सब इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। वो भी इम्पैक्ट नहीं, बल्कि विवाद करके चले गए। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ है, दोनों के भाषणों पे विवाद हुआ है। एक ने कांग्रेस ने उसमें खेल दिया कि भैया प्रहलाद पटेल ने किसानों को अपमान किया है, शिवराज सिंह चौहान के बारे में भी कुछ बातें निकाली कि दोनों वो विवादों में रहे, मतलब उनका पॉजिटिव नहीं रहा, नुकसान कर गए दोनों। मामा आएंगे काका आएंगे, मतलब चुनाव को भाजपा ने सीरियसली चुनाव को लड़ा ही नहीं। संसाधनों की बात करेंगे, उपचुनाव इसके पहले भी छत्तीसगढ़ में हुए, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में भी चुनाव हुआ है। उपचुनाव अंतागढ़ का चुनाव लोगों को आज तक नहीं भूला है ना। तो उपचुनाव में तो सरकार अपना पावर दिखाती है, उसमें भूपेश बघेल या कांग्रेस कहीं गलत नहीं है।
निखिल आज एक बयान दे रहे थे, भिलाई टाइम से बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि ये चुनाव भाजपा नहीं हारी, डॉक्टर रमन सिंह हारे हैं, क्योंकि उनका चेहरा था। लोग बात करते, बीजेपी वाले बोलते भी थे कि हम 15 साल के विकास को लेकर लोगों के पास जा रहे हैं, तो मतलब फिर से कोई विकास नहीं हुआ, 15 साल को नकार दिया लोगों ने। नहीं, रमन सिंह तो एक चेहरा है भाजपा के, 15 साल इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और छत्तीसगढ़ में जो भी काम हुआ है डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुआ है। कांग्रेस की तो पहली निर्वाचित सरकार भूपेश बघेल के रूप में आई है। अजीत जोगी तो नॉमिनेट थे कि पहला मुख्यमंत्री अजीत जोगी रहे, लेकिन कांग्रेस की निर्वाचित सरकार पहली बार छत्तीसगढ़ में बैठी है, जिसको नेतृत्व भूपेश बघेल दे रहे हैं। तो रमन सिंह तो एक चेहरा है भाजपा के, 15 साल तक रहे हैं, तो इस हार के लिए रमन सिंह जिम्मेदार हैं। और उपचुनाव हार गए ना, चाहे वो नहीं, 15 साल आपकी सरकार रही, आपके नेतृत्व में भाजपा का यहाँ चुनाव लड़ती है और सीधे 15 साल की सरकार 14-15 सीट पे आ जाती है। मेरे हिसाब से 4 उपचुनाव है, चित्रकूट, दंतेवाड़ा, मरवाही, फिर ये खैरागढ़। विधानसभा में भी ले लीजिए आप, आपकी सरकार 15 साल की सरकार 15 सीट पे आके सिमट जाती है। उसके बाद जितने चुनाव होते हैं उपचुनाव सब में हार जाती है। लोकसभा इसलिए जीतते हो आप कि नरेंद्र मोदी का बड़ा नाम रहता है, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है, इसलिए आप जीत जा रहे हैं। अब जब उपचुनाव की बारी आती है, नगरीय निकाय की बारी आती है, तो आपका सुपड़ा साफ हो जाता है। आपके पास कोई रणनीति नहीं है, आपके पास कोई नेता नहीं है जो आपको जीत दिला सके। टीवीज को लेकर क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी अब इस लगातार हार, चाहे वो विधानसभा के बाद हो, चाहे वो उपचुनाव के बाद हो, एक बात बीच में खबर आई थी कि जो बड़े लीडर हैं, चाहे वो राजस्थान में सिंधिया है, वसुंधरा सिंधिया है ना, उनके बाद एमपी में शिवराज सिंह चौहान और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, इनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, कोई चेहरा नहीं होगा, ये भी रीज़न तो देखिए, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी की सरकार जैसा काम कर रही है, भूपेश बघेल की पहचान छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री की हो गई है। वो तालाब नदी में कूद के नहा भी लेते हैं, गेड़ी भी चढ़ लेते हैं, भौरा हाथ में चला ले रहे हैं। तो भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के आम लोगों को ये महसूस कराया है कि वो आम छत्तीसगढ़िया के मुख्यमंत्री हैं। वो बोलते भी छत्तीसगढ़ियों की सरकार है। उनके कामकाज में ये साफ दिखता है, चाहे वो गोबर खरीदी का मामला हो, चाहे किसानों को का कर्जा माफी हो, चाहे किसानों को बोनस देने की बात हो, चाहे किसानों को समर्थन मूल्य देने की बात। जिस तरह देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने के लिए विपक्ष के पास एक भी चेहरा नहीं है, वैसे भूपेश बघेल के खिलाफ छत्तीसगढ़ में लड़ने के लिए कांग्रेस के भाजपा के पास एक भी चेहरा नहीं है। रमन सिंह कतई मुकाबला नहीं कर सकते। अगर भूपेश बघेल से भविष्य में मुकाबला भाजपा को 2023 में करना है तो छत्तीसगढ़िया चेहरा सामने लाना पड़ेगा। विजय बघेल बड़ा नाम है। हाँ, विजय बघेल हैं, ओपी चौधरी हैं, केदार कश्यप है, खुद विष्णुदेव साय हैं, है ना, ऐसे नेता हैं। नेता में राम विचार नेताम, अच्छा आदिवासी चेहरा है। देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझने के लिए एक चीज़ समझना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में या तो आदिवासी चलेगा या पिछड़ा वर्ग चलेगा। सवर्णों के आखिरी मुख्यमंत्री थे डॉक्टर रमन सिंह। इसके बाद सवर्णों के लिए गुंजाइश, तो मंत्री विधायक बन जाओ आप, लेकिन मुख्यमंत्री बनना है तो पिछड़ा या आदिवासी चेहरा लाना पड़ेगा भाजपा को। 2023 में खैरागढ़ का चुनाव भी होगा, सब 90 विधानसभा होगा, तो खैरागढ़ को लेकर अपन बात करें तो विक्रांत सिंह की संभावनाएं कहाँ बनती है? क्या अब उसके लिए रास्ता एकदम ओपन हो गया कि अब तो कोई नहीं बॉस, अब विक्रांत ही रहेगा? नहीं, विक्रांत सिंह के लिए बड़ी संभावना है। विक्रांत सिंह में यूथ 4 में है और खैरागढ़ के उपचुनाव के परिणाम को कांग्रेस से समझ ले कि ये हमेशा के लिए हमको जनमत है, तो ये भी गलत है। अभी खैरागढ़ का जनमत केवल जिला तहसील जो कांग्रेस ने बड़ा इशू चलाया था, इसलिए गेम चेंजर साबित हुआ। लेकिन ये जनमत जो है 2023 का खैरागढ़ का जनमत नहीं है। विक्रांत सिंह वहाँ बड़ी संभावना है। विक्रांत सिंह मेहनती हैं। विक्रांत सिंह को और ज़मीन में जाके काम करना पड़ेगा और जो जिला भी बन रहा है उसमें एक सशक्त विपक्षी भूमिका उसको निभाना पड़ेगा, तभी आगे वो नेतृत्व कर पाएंगे, तभी पार्टी उन पर भी भरोसा। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनके पास बस संसाधन होगा और एक प्रोटोकॉल भी होगा जाने आने के लिए। विक्रांत के पास अभी जब जिला बन जाएगा तो वहाँ जिला पंचायत के हो सकता है कि अध्यक्ष भी हो जाएं, तो बड़ी संभावना है विक्रांत सिंह के बाद। और विक्रांत सिंह में काम करने की क्षमता भी है। कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या होगी? क्या यशोदा वर्मा 23 के लिए कंटिन्यू रहेंगी कि कोई नया चेहरा ढूंढ के लेकर आना होगा कांग्रेस को? हाँ, अभी बड़े अंतर से चुनाव भी जीता है, फिर जिला बन जाएगा, जिला बनना है। कुछ लोग लेकिन चर्चा कर रहे थे कि जो जिला बनने की बात थी, जो भूपेश सरकार थी, ये जीत का अंतर कम से कम 30 से 40 हज़ार के बीच होना चाहिए था। 20 हज़ार बड़ा तो नहीं लग रहा है? नहीं, 20 हज़ार पर्याप्त से अधिक है, क्योंकि भरी गर्मी में मतदान हुआ है ना, और 7-8% वोट कम हुए हैं। 84% पोल से सीधा 78% पोल में आ गया है।
तो गर्मी के कारण पोल भी कम हुआ और जो मतदान हुआ है उसके हिसाब से 20-21 हज़ार जीत पर्याप्त से अधिक की बड़ी जीत है। 2013 के बाद कांग्रेस वापस उस सीट को ले आई, क्योंकि 2013 में भी गिरवर जंगील के लगातार हार ही रहे थे। हाँ, लेकिन जीत का अंतर बड़ा कम होता था, 2000 2,500। ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी जीत है। 19,000 से देवव्रत जीते थे, 17,000 से कोमल जंगील जीते थे। मतलब खैरागढ़ के इतिहास में सबसे बड़ी जीत है। खैरागढ़ के चुनाव में सबसे बड़ी जीत है। रश्मि देवी सिंह भी मेरा ख्याल है 20,000 से 4 चुनाव लड़ी हैं वो, 20,000 का निर्णय कभी नहीं हुआ है उनके पक्ष में। आसपास की सीटों पर कितना असर पड़ेगा, चूंकि राजनांदगांव भी है, बगल में कवर्धा भी है, तो वहाँ क्या असर होगा? अच्छे कामों का असर सभी तरफ पड़ता है। प्रदेश में से हो सकता है। आप भाई 33वां जिला है, इसके पहले 4 अभी 5 जिले और अभी जो घोषणा पहले हुई वो उसको भी अस्तित्व में आना है। तो अच्छे कामों का व्यापक असर पड़ता है। और केवल जिला का नहीं, आप देखिएगा कि किसान खुश है। किसान के खुश होने का मतलब है कि आपके किसान को पैसा मिलेगा तो पैसा कुल मिला के बाज़ार में ही आएगा। तो बाज़ार में जब जाएगा तो खुशहाली आएगी। भूपेश बघेल का फंडा बहुत क्लियर है कि किसान को आप पैसा दोगे तो किसान का पैसा बाज़ार में आएगा, और बाज़ार में जब पैसा आएगा तो प्रदेश में खुशहाली आएगी। आप देखे हो कि कोविड काल में भी छत्तीसगढ़ में महंगाई और अन्न का संकट नहीं दिखा। बाकी अन्य मार्केट अच्छा रहा, और इसी का नतीजा है कि एक जन विश्वास जो है लगातार भूपेश बघेल के प्रति बढ़ता जा रहा है। आज हम देख पा रहे थे कि खैरागढ़ से बहुत सारे ग्रामीण आए थे, उसमें किसान भी थे, अलग अलग वर्ग के लोग थे। बस वो चुनाव माहौल देखने आए थे और माहौल को एंजॉय करने आए थे। उनका कहना था कि भैया दाऊ जो कर रहे थे वही सही है, बाकी सब फालतू चीज़ें 15 साल सब बातें कर रहे थे वो किसान लोग। हमारे वीडियोज़ में मिलेंगे वो चीज़ें। है हाँ, है ना। कांग्रेस भूपेश बघेल, देखिए आप जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 1500-1600 रुपये पैसा किसानों को मिलता था वो क्विंटल पीछे। अब एक साथ आप 2500 रुपये दे रहे हो। अंतर की राशि आप राजीव न्याय योजना बना करके आप दे तो रहे हो पैसा। रमन सिंह की सरकार में 2 साल का बोनस ही किसानों को नहीं मिला था। समर्थन मूल्य तो बहुत बात का विषय था, लेकिन किसान अभी बहुत प्रसन्न है। सभी गाँव का किसान प्रसन्न है। गोबर खरीदी से एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। आज जो पशुपालक हैं उनको सीधे फ़ायदा पहुंच रहा है। तो सरकार की योजना जो है, सरकार को केवल एक चीज़ में ध्यान देना चाहिए, रोजगार के जो पर्याप्त अवसर छत्तीसगढ़ में उपलब्ध नहीं है। गांव-गांव में बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। दूसरा, जो फोकट की स्कीम जो चल रही है ना, फोकट की स्कीम पर नियंत्रण लगना चाहिए। बुद्ध वर्ग बहुत नाराज है इस स्कीम को लेकर। श्रीलंका से तुलना करने लगे लोग कि भैया श्रीलंका जैसे हालात छत्तीसगढ़ हो जाएगा। फोकट की स्कीम ना देश के लिए ठीक है और न ही छत्तीसगढ़ के लिए थे। आप मेन पावर को आप उसका मजदूरी बढ़ा दीजिए। आप मनरेगा में काम कर रहे हो, उसका रोजी जहां आप 1 रुपये किलो चावल दे रहे हो, मजदूरी 500 बढ़ा दीजिए ना। उससे काम लीजिए। काम क्यों नहीं ले रहे? आप लोग गांव में घूमे होंगे तो गांव में चौसर बैठते हैं, तीरी पासा खेलते मिल जाएंगे आपको, लेकिन लोग अब काम करना नहीं चाह रहे हैं। ये बड़ी एक समस्या। छत्तीसगढ़ ठेला बैठना हो गया, ठेला बैठ के ताश पत्ती खेल रहे हैं। तो इस सब चीज़ पर रोक लगनी चाहिए। फोकट की स्कीम के बजाय आप मजदूरी बढ़ा दीजिए, काम दीजिए उनको। मिडिल क्लास जो वर्ग है उनका कहना है कि भैया हम टैक्स पे करते हैं बट हमको राहत कुछ नहीं मिलती है। लाभ होता है, किसानों का लाभ होता है, मजदूरों का लाभ होता है, बट ग्राउंड पे वो चीज़ें नहीं हो पा रही। मतलब जो फ्री वाली चीज़ें हैं सबसे ज़्यादा फ्री उनको ही मिल जाती है। देखिए, महंगाई का सबसे ज़्यादा अगर किसी को असर होता है किस पे, तो वो मिडिल क्लास पे होता है। बड़े आदमी को फ़र्क नहीं पड़ता है, छोटे को सरकार सब चीज़ उपलब्ध करा दे रही है। मिडिल क्लास के प्रति तो कोई सोच ही नहीं रहा है। तो जब तक फोकट की स्कीम चलते रहेंगे ऐसे ही चलेगा। इस चुनाव में लेकिन महंगाई एक विषय नहीं दिखा मुझे। रहना चाहिए महंगाई, रोजगार, ये तो मूल विषय है। ये देश का दुर्भाग्य है कि पूरे देश में कहीं किसी इशू बात नहीं होती आजकल। आप हिंदू मुसलमान कर दीजिए, है ना, धर्म का झंडा लेके हमारे जैसे लोग खड़े हो जाते हैं और वोट पड़ जाता है। ये गलत परंपरा की शुरुआत है। कांग्रेस बोलती रही कि हम जिला बनाएंगे, भाजपा बोलती रही कि सिर्फ कांग्रेसी झूठ बोलते, बस यही एक दूसरे का काउंटर चलता रहा। मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, केवल फिजूल की बातों पर। हाँ, ये चिंताजनक स्थिति है जी। तो ये थे आलोक तिवारी जी जो बता रहे थे गहराई के साथ डिटेल में, और एक एक चीज़ पर बात हुई कि कांग्रेस जीती क्यों और बीजेपी हार क्यों गई लगातार तीसरी बार, वो भी खैरागढ़ में।
तो जोगी कांग्रेस पर भी पूरी बात हो गई। जोगी कांग्रेस आखिर कैसे इस चुनाव में गायब हो गई, जमानत तक जब्त हो गया नरेंद्र सोनी जो कैंडिडेट थे उनका। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और बाकी खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए भिलाई टाइम्स में, और सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप हमें कोई सवाल भेजिए जिसको लेकर हम आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल या फिर अन्य जो नेता है उनसे सवाल जवाब करें, क्योंकि हमारी प्लानिंग बन रही है कि उनसे एक बड़ा इंटरव्यू प्लान करें। तो इस तरह के बाकी अपडेट्स और खबरों से बने रहिए। शुक्रिया।